प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम सक्रिय मध्यवर्ती रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में जाना, तो आज हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जनरली 6 टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मुख्यतः 6 प्रकार के जो सक्रिय मध्यवर्ती हैं, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, एरीन्स, नाइट्रीन्स। हम वन बाय वन इनका अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं कार्बोकेटाइंस से। इससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं। Those species which can be isolated and generated during reactions and finally converted into products are called intermediate species. An intermediate species is more stable than transition state but less stable than reactant and product. सक्रिय मध्यवर्ती वो हैं जिनको हम अभिक्रिया के दौरान आइसोलेट कर सकते हैं और वो अभिक्रिया के दौरान ही बनते हैं और फाइनली वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, तथा इनकी जो स्टेबिलिटी है वो संक्रमण स्पीसीज से अधिक होती है। ट्रांजिशंस अवस्था है उससे इंटरमीडिएट स्पीसीज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स से इंटरमीडिएट स्पीसीज लेस स्टेबल होता है। शुरू करते हैं कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस ए स्पीसीज in which carbon atom is trivalent, bears positive charge and has 6 electron in valence shell is called carbocations. तो कार्बोकेटाइंस है वो त्रिसंयोजी और पॉजिटिव चार्ज होता है और उनके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस प्रकार की स्पीसीज को हम कार्बोकेटाइंस कहते हैं। हम कार्बोकेटाइंस के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस। जनरली 2 टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस एंड क्लासिकल कार्बोकेटाइंस। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस में आप यहाँ ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और क्लासिकल कार्बोकेटाइंस में आप यहाँ देखिए प्राइमरी कार्बोकेटाइंस, सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस एंड टर्सरी कार्बोकेटाइंस। प्राइमरी कार्बोकेटाइंस एग्जाम्पल्स हैं मेथिल कार्बोकेटाइंस है, एथिल कार्बोकेटाइंस है, आइसोब्यूटिल कार्बोकेटाइंस है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस। यदि सेकेंडरी कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस या 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस कहेंगे। एग्जाम्पल्स हैं आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइंस, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइंस, सेकेंडरी आइसोएमाइल कार्बोकेटाइंस। ये हुआ क्लासिफिकेशंस। टर्सरी कार्बोकेटाइंस, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइंस हैं, टर्सरी एमिल या टी एमिल कार्बोकेटाइंस हैं या टर्टिल है। ये टर्सरी कार्बोकेटाइंस के एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस भी कहते हैं जहाँ तृतीयक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने जाना टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस। अब हम फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकेटाइंस एंड रिएक्शंस। कार्बोकेटाइंस किस प्रकार बनते हैं और इनकी क्या अभिक्रियाएं हैं, इनके बारे में जानते हैं कि कार्बोकेटाइन किन किन अभिक्रियाओं में बनते हैं। तो फॉर्मेशंस फ्रॉम प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का यदि प्रोटोनेशन कर रहे हैं तो भी हमें कार्बोकेटाइंस प्राप्त होता है। और फ्रॉम क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन और हेलोजन्स के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होता है उससे भी हमें ये कार्बोकेटाइंस प्राप्त होता है, R+ एल्किल प्लस एंड X-। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। यदि हम एल्कोहल्स का प्रोटोनेशन करते हैं तो भी हमें कार्बोकेटाइंस प्राप्त होता है। ये एल्कोहल है, इसका प्रोटोनेशन हुआ है और ये ROS2 पॉजिटिव, H2 बाहर निकला है, या हम इसको डिहाइड्रेशन ऑफ
एल्कोहल कहते हैं, और ये इसकी मैकेनिज्म है वो E1 क्रियाविधि से संपन्न होती है। इसी प्रकार कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका भी यदि हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं तो भी हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है। ये तो हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन्स। एक और एग्जांपल्स हैं, रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रस एसिड विथ 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड्स के साथ करते हैं तो हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है। तो कार्बोकेटाइन्स, एक और एक रिएक्शन है ट्रोपिलिडीन्स। ट्रोपिलिडीन्स की अभिक्रिया ट्रिटिल केटाइन से करवाएं, ट्रिटिल केटाइन से, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ट्रोपाइलियम केटाइन्स प्राप्त होता है। और यहाँ देखिए ट्रिटिल केटाइन है और ये ट्रोपिलिडीन है। तो ट्रिटिल केटाइन्स से हमें ट्रोपोलियम आइन बन रहा है, ट्रोपोलियम कैटाइन बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिटिल कैटाइन से ट्रोपोलियम जो कैटाइन है, ट्रोपोलियम आइन है, वो मोर स्टेबल है। इस रिएक्शन से हमें ये प्रूव होता है। और रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोकेटाइन्स बनता है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स इन एसिडिक मीडियम। एल्कीन्स का हाइड्रेशंस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो भी हमें कार्बोकेटाइन्स प्राप्त होता है। और एक पॉपुलर एग्जाम्पल है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। एसिड कैटलाइज्ड ये रीअरेंजमेंट है जिसमें हम पिनेकोल की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो पुनर्विन्यास से हमें पिनेकोलोन प्राप्त होता है। और इसमें भी हमें कार्बोकेटाइन्स मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। देखिए इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म्स, ये पिनेकोल है और इस पिनेकोल की एसिड कैटलाइज्ड यहाँ इस OH पे H+ ऐड होता है और ये फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप है और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकलता है और इस कार्बन पे हमें पॉजिटिव चार्ज प्राप्त हुआ। और यहाँ फिर 1,2 मैथिल शिफ्ट यानी मैथिल ग्रुप है वो अपने पड़ोसी कार्बन, जहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ उसका माइग्रेशन होता है और हमें अंततः पिनेकोलोन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम उन अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से जाना जिनमें कार्बोकेटाइन बनता है मध्यवर्ती के रूप में। और नेक्स्ट हम देखते हैं शेप एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। कार्बोकेटाइन्स की शेप और स्थायित्व क्या है? हम आपको, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कार्बोकेटाइन्स है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और sp2 हाइब्रिडाइजेशंस है इस कार्बन एटम का। और ड्यू टू इट्स प्लेनर शेप both face of carbocations are equally accessible for incoming nucleophile, so racemization results। यदि मध्यवर्ती के रूप में हमें ये कार्बोकेटाइन्स हैं जो कि ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसके दोनों फेस पे इक्वली चांस होता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल्स के लिए, तो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में हमें रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और नीचे वाले प्लेन से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो हमें 50-50 जो ऑप्टिकली एक्टिव, जो 50-50 D और L वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे वो जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और रेसिमाइजेशंस होगा। अब हम स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन्स का। ये मैंने पहले ही बताया था, ट्रिटिल कैटाइन्स हैं उससे मोर स्टेबल है ट्रोपोलियम कैटाइन्स या ट्रोपोलियम आइंस। ट्रोपोलियम आइंस मोर स्टेबल है ट्रिटिल से। उसके बाद यहाँ ये ऑर्डर है, उसके बाद ये एलिल कैटाइन्स है और इसके बाद 3 डिग्री तृतीयक कार्बोकेटाइन्स है, फिर द्वितीयक है, फिर प्राथमिक है, अंत में सबसे कम स्टेबल है वो मेथिल कार्बोकेटाइन्स है। यहाँ जो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशंस और प्लस आई इफेक्ट के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी को, कि क्यों 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स अधिक स्टेबल है जबकि 2 डिग्री और 1 डिग्री उनसे कम स्टेबल है। और इसी प्रकार हम ट्रिटिल कार्बोकेटाइन्स और ये इनका एलिल कार्बोकेटाइन्स है, इनको हम रेजोनेंस के माध्यम से
हम इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितनी अधिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे, वो जो कार्बो इंटरमीडिएट स्पीसीज होगी वो उतनी ही अधिक स्टेबल होगी। तो हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है। तो यहाँ देखते हैं ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस हैं और 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस पे 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, CH3, CH3 और CH3। यहाँ अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन में नो बॉन्डेड रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्डिंग रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशंस की जो परिघटना संपन्न होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये H प्लस के रूप में इसके नज़दीक रहेगा। इन कार्बन और H प्लस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये, और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस प्रकार ये एक हाइड्रोजन के साथ संपन्न हुआ है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ 9 हाइड्रोजन हैं। तो इस प्रकार की हमें एक और इसके अलावा 8 और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। तो मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होने के कारण ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस हैं वो मोर स्टेबल है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब स्टेबिलिटी का रिवर्स क्या होती है? रिएक्टिविटी होती है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है तो ये रिएक्टिव क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। ये आरपीसी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस रिएक्टिव है, उससे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस, और उससे ज़्यादा 1 डिग्री, एंड सबसे ज़्यादा मेथिल कार्बोकेटाइन का इस जो क्रियाशीलता है वो ज़्यादा है। हम इनकी जो रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं कार्बोकेटाइंस पे। ये कार्बोकेटाइंस हैं। इस कार्बोकेटाइंस पे यदि ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइंस से अगर कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बोकेटाइंस को, तो कार्बोकेटाइंस की जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें कमी आएगी, यानी आवेश में कमी होगी। आवेश में कमी होगी तो इनका क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहाँ जी जो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी ले सकते हैं हम। और हम प्रतिस्थापी ऐसा हो कार्बोकेटाइन के पड़ोस में या नज़दीक में कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ, कार्बोकेटाइन कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह हो, तो वो इस कार्बन पे पॉजिटिव आवेश की डेंसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि इसके आवेश को बढ़ा देता है। इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज में बढ़ोतरी करेगा। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को बढ़ा देगा, तो यहाँ इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और स्टेबिलिटी घटने का मतलब है कि इसकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज रिएक्टिविटी। यहाँ जो ग्रुप है वो हम क्लोरो, ये जी की जगह हम क्या ले सकते हैं? क्लोरो, नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड ग्रुप हो या एसिडिक कोई फंक्शनल ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी हैं, वो स्टेबिलिटी को घटाने वाले होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम सेकंड जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है कार्बेनियंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ए स्पीसीज इन विच कार्बन एटम इज ट्राइवेलेंट एंड बियर्स नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बेनियंस। कार्बेनियन किसे कहते हैं? ऐसी स्पीसीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो कार्बन एटम के पास, और कार्बन एटम कैसा हो? त्रिसंयोजी हो, ट्राइवेलेंट हो। और कार्बेनियंस की जो सैप एंड हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जनरली जो कार्बेनियंस हैं उसका हाइब्रिडाइजेशंस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और सैप इसकी ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। शेप आप देख सकते हैं, ये ट्राइगोनल पायरामिडल है। और ये इसकी जो जियोमेट्री का अगर क्वेश्चन पुटअप करें तो हमें जियोमेट्री टेट्राहेड्रल बतानी है, और शेप है वो ट्राइगोनल पायरामिडल बतानी है, अमोनिया की तरह होती है। ये एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और अन्य 3 से हमें ग्रुप जुड़े हुए हैं। और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हैं इसकी जो सैप
स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। यदि कोई अधिक गहन क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बेनियंस की इन ट्रांजिशन स्टेट व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशंस एंड सेफ, तो हमें sp2 एंड ट्राइगोनल प्लेनर बताना है। और यहाँ ये देखिए इन्वर्जन हो रहा है इस कार्बेनियंस का। और आप टाइप्स ऑफ कार्बोनियंस में भी 3 प्रकार के कार्बेनियंस हैं, 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बेनियंस, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी कार्बेनियंस एंड 3 डिग्री कार्बेनियंस या 3 टर्सरी कार्बेनियंस। एग्जांपल्स मेथिल एथिल कार्बेनियंस हैं, आइसोप्रोपिल कार्बेनियंस हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बेनियन हैं और टी ब्यूटिल कार्बेनियन हैं और टी एमाइल कार्बेनियंस हैं। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, यहाँ 3 फेनिल हैं और इस कार्बन पे है तो ये मोर स्टेबल है। फेनिल रिंग में फेनिल रिंग 3 होने के कारण यहाँ जो इसका स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा ड्यू टू रेजोनेंस, यानी कि 3 फेनिल रिंग है तो अधिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेंगे और अधिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से इस कार्बेनियंस का स्थायित्व बढ़ जाता है। इससे कम है वो PH2CH- है, फिर PHCH2- है, फिर एलिल कार्बेनियंस हैं। उसके बाद अधिक स्टेबल कौन है? 1 डिग्री कार्बेनियंस अधिक स्टेबल है। देखिए कार्बोकेटाइन से रिवर्स यहाँ देखने को मिल रहा है, 1 डिग्री अधिक स्टेबल है, उसके बाद कम स्टेबल 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल 3 डिग्री। इसको हम इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लस आई इफेक्ट के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइज द कार्बेनियंस इन फॉलोइंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला होता है, और यदि NO2 ग्रुप है वो अधिक स्टेबलाइज करेगा कार्बेनियंस को, उससे कम CHO ग्रुप है, उसके बाद COR है, COR है और लास्ट में CN ग्रुप है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो कि कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन इनके बढ़ाने का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो इस प्रकार है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। कार्बेनियंस बनते हैं और इनकी क्या अभिक्रियाएं हैं। मैनी नेम रिएक्शंस लाइक माइकल एडिशंस, पर्किन कंडेंसेशंस, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशंस, डिकमान, इन अभिक्रियाओं में कार्बेनियंस है वो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। और एक और एग्जांपल्स हैं, ये एल्काइन है या सोडा NaNH2 है, इसकी अभिक्रिया यानी ये बेस है, बेस यहाँ H+ लेगा और हमें कार्बेनियन के रूप में ये इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, सोडियम ब्यूटाइनाइड और NH3 गैस रिलीज होगी। इस प्रकार ये रिएक्शंस हैं एसिड्स की। यहाँ इसको हीट करते हैं इस एनियन को, इस कार्बेनियंस, तो कार्बेनियन बनता है, CO2 गैस बाहर निकलती है और एल्किल R-। और यह टर्टिल क्लोराइड है, इसकी सोडियम और Hg यानी सोडियम अम्ल गमन के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो हमें यहाँ कार्बेनियंस इंटरमीडिएट के रूप में देखने को मिल रहा है, इंटरमीडिएट के रूप में कार्बेनियंस बनेगा। और एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ प्रोटॉन बाय बेस, क्षार के द्वारा प्रोटॉन का हरण या एब्स्ट्रैक्शंस हो रहा है, प्रोटॉन्स यहाँ बाहर निकल रहा है क्षार के माध्यम से, और क्षार जो सोडियम NH2 सोडामाइड है NaNH2 है, और इन NH2 से NH3 गैस बाहर रिलीज होगी और यहाँ कार्बोकेटाइन्स बनेगा। इस प्रकार एल्डोल कंडेंसेशंस को आप देख सकते हैं, यहाँ ये एल्डिहाइड है और ये कार्बोनियंस हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज, ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और हमें ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मिला है, और जल है हाइड्रेशन, जल अपघटन करते हैं तो हमें ये एल्डोल प्राप्त होता है, यानी एल्डिहाइड भी ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल समूह भी इसमें उपस्थित है। तो इस प्रकार हमने आज 2 इंटरमीडिएट सक्रिय मध्यवर्ती के बारे में, उनकी शेप, साइज, रिएक्शंस, फॉर्मेशंस आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, और आप इनको इस वीडियो को अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। कहीं क्वेरी हो तो इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।